हेलो बच्चों, देखो आज आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो लेके आ गया हूँ। ये इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको कम से कम आधे नंबर का आना है। जैसे 40 नंबर का आपका पेपर है तो कम से कम 20 नंबर का ये पोर्शन आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना। तो ये मैं एक क्विक रिव्यू के लिए आपकी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार स्क्रीन शेयरिंग के साथ ज़रूर पढ़ना, आप भी एक बार सुनना, ताकि आपके चारों चैप्टर जो से होते हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं वो एक बार रिव्यू हो जाएंगे आपके। तो शॉर्ट रिव्यू है बच्चों, इसको ज़रूर सुनना। ठीक है, ये आपके बहुत फ़ायदे की वीडियो होने वाली है। उसको एंड तक ज़रूर देखना, आराम से बैठ के आधा घंटा इसको सुनोगे, आपके चारों चैप्टर रिव्यू हो जाएंगे। आधे घंटे में मैं चारों चैप्टर आपको रिव्यू करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चैप्टर है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले देखो लेबर फोर्स क्या होती है। तो लेबर फोर्स में देखो वो सारे लोग आते हैं हु आर ओवर 14 ईयर ऑफ एज, जो 14 साल से ऊपर के हैं, एंड हु आर एबल एंड आल्सो विलिंग टू वर्क। ठीक है ना। इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स, मतलब 14 साल से ऊपर जो काम कर सकते हैं और काम करना भी चाहते हैं। ठीक है। टोटल लेबर फोर्स इंडिया में 11-12 में 473 मिलियन थी, और 3/4 ऑफ इट इज़ रूरल एंड 70% मेल है। ठीक है, इंडिया में 473 मिलियन टोटल लेबर फोर्स थी 11-12 के सेंसस के हिसाब से, और उसमें 3/4 मतलब 3/4 गांव के लोग थे, 70% मेल थे। तो लेबर फोर्स में तो सारे लोग आ गए जो काम कर भी सकते हैं और काम करना भी चाहते हैं। ठीक है ना। तो वर्कर कौन होते हैं? ऑल दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कार्ड वर्कर। मतलब वो सारे लोग जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। पीपल अवे फ्रॉम द लेबर फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यू टू इलनेस, इंजरी, बैड वेदर, फेस्टिवल्स, और आल्सो कार्ड वर्कर। वर्कर में वो सारे लोग आते हैं जो छुट्टियों पे चल रहे हों। ठीक है, बीमारी की वजह से, इंजरी की वजह से, बैड वेदर की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, वो भी वर्कर होते हैं। तो वर्क फोर्स अलग होती है। देखो, लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड लोग लगा दो तो वर्क फोर्स आ जाती है। इसको वर्कर भी बोलते हैं, वर्क फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो लेबर फोर्स में याद रख लेना, सारे लोग आते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हो ना हो। ठीक है, सारे लोग जो 14 साल से ऊपर हैं और काम करना चाहते हैं, वो लेबर फोर्स है। और वर्क फोर्स में वो सारे लोग जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं। तो क्या करेंगे, देखो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड बंदे निकाल दो तो वर्क फोर्स बच जाती है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है हमारे देश की? वर्कर पॉपुलेशन रेशो मतलब नंबर ऑफ वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, नाम से लग रहा है, देखो थोड़ा नाम से याद करोगे ना। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। और नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। देखो ना, वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितनी आई? मान लो आपकी वर्कर पॉपुलेशन 30% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन का 30% लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऐसे। ठीक है ना। इसको वर्कर निकालने का तरीका, नंबर ऑफ वर्कर निकालने का तरीका है। अच्छा देखो, पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन जेंडर वाइज भी कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में पॉपुलेशन के अंदर। ये पॉपुलेशन के कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है जेंडर वाइज। इन रूरल एंड अर्बन एरिया पार्टिसिपेशन इज़ हायर फॉर मेन देन वुमेन। ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया में क्या हो रहा है? पार्टिसिपेशन इज़ हायर फॉर मेन देन वुमेन, मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो मेल वर्कर है वो ज़्यादा है, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे गांव का एरिया है। उसका रीज़न क्या है? मैन ईजिली माइग्रेट कर जाते हैं वर्क प्लेस से, फीमेल आर डिस्करेज बाय द फैमिली मेम्बर्स, और मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेन इन ऑल सेक्टर। सारे सेक्टर में पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जबकि फ़ीमेल्स को तो घर के लोग ही डिस्करेज कर देते हैं।
कि नहीं जाना काम पे, है ना। मैन ईजिली माइग्रेट भी कर जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स इज़ हायर। वुमेन एरिया में ज़्यादा लोग काम करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मदद करते हैं, और पुअर्टी है, सारे लोगों को काम करना पड़ता है, मेल को भी काम करना पड़ता है, फीमेल को भी काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो मेल वर्कर है वो शहरों में चले गए हैं काम करने के लिए, और पीछे बची फीमेल। तो फीमेल जो होती ज़्यादा काम करती हैं गाँव में, ठीक है। तो वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो फीमेल का गाँव में ज़्यादा है और शहरों में कम है। अच्छा देखो, कितने तरह के वर्कर होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने ही काम करते हैं, जैसे शॉप ओनर है, ओनर ऑफ हिज एंटरप्राइजेज, शॉपकीपर ऑफ द चिकन, डॉक्टर्स ओन क्लिनिक, टेलर हो गए, वो डू देयर वर्क ऑन देयर ओन आर कार्ड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम खुद करते हैं। हमारे देश में 52% वर्क फोर्स जो सी होती है वो इस कैटेगरी के सेल्फ एम्प्लॉयड। एक होता है कैजुअल वर्कर, वो सम टाइम गेट एम्प्लॉयमेंट सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर, आइसक्रीम सेलर, हुज इनकम इज़ नॉट फिक्स। 30% पीपल इन इंडिया फॉल इन दिस कैटेगरी। इंडिया में 30% लोग ऐसे हैं जो कैजुअल वर्कर हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। और एक क्या है, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़, कहते हैं 18% ऑफ पीपल इन इंडिया फॉल इन दिस कैटेगरी। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो लगातार परमानेंट जॉब करते हैं, आर्मी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, जिनको रेगुलर वेजेस मिलते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं। तो वाई रेगुलर सैलरीड पीपल आर लोअर इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में रेगुलर सैलरी कमाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अर्बन है, क्योंकि ये सारी नौकरियाँ ना शहरों में, गाँव में तो कोई नौकरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया आर मोर डेवलप, और शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा डेवलप्ड है। एजुकेशनल डिफरेंस भी है, गांव के लोग पढ़े लिखे भी कम है, वह नौकरियां भी नहीं है। तो ये सब कारण है कि गांव के लोगों में सैलरीड पीपल क्या है, थोड़े कम है, ठीक है ना। अब आता है देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इससे ऊपर लिखा हुआ है इनफॉर्मलाइजेशन क्या है वर्क फोर्स का। अब ये भी याद कर देना कि हमारी वर्क फोर्स के अंदर इनफॉर्मल वर्कर की संख्या क्या होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी को इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक सिचुएशन है व्हेन proportion ऑफ वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज टेंड टू इंक्रीज। जब इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली संख्या बढ़ती जाती है तो हम इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन हो गया। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है, तो फॉर्मल को ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, सारे लेबर लॉज फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होता है, जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हो। दे गेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, इनकी निश्चित छुट्टियां होती हैं, काम के घंटे निश्चित होते हैं, वेजेस निश्चित, सैलरी फिक्स होती है। तो ये फॉर्मल वर्कर है। जबकि इनफॉर्मल वर्कर जो होते हैं, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर, सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सेट्रा, कम अंडर दिस कैटेगरी। इनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और ना ही यानी कि जो होता है क्या, इनके इनकम फिक्स है, ना इनकी छुट्टियां फिक्स हैं, ना इनको कोई प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कोई लेबर लॉज फॉलो नहीं करते, इनको कोई इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वर्कर वो है जिनके काम के घंटे निश्चित हैं, रेगुलर काम करते हैं, जो जिनकी सैलरियाँ फिक्स हैं, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो जिनमें काम के घंटे निश्चित नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इनकम फिक्स नहीं है, सैलरी छुट्टियाँ फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखो, सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज़ विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रीवेलिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट ए जॉब। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें लेबर फोर्स जो है हमारी वांटेड टू वर्क, एबल टू वर्क है, वांटेड टू वर्क एट द प्रीवेलिंग वेज रेट पे काम भी करना चाहते हैं, बट डू नॉट फाइंड वर्क, उनको काम मिलता नहीं है। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट दे डू नॉट फाइंड वर्क। अच्छा, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है, कहाँ से पता लगता है कि लोग बेरोजगार हैं। सेंसस होते हैं, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी डाटा इकट्ठा करती है हर 5 साल बाद।
अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डाटा भी है, कितने सारे लोग उनको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करो, ठीक है ना। तो अब देखो कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज विजिबल डायरेक्टली इन द अर्बन एरियाज, पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क एट द प्रीवेलिंग वेज रेट। अच्छा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन एम्प्लॉयमेंट तो खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग साफ दिख रहा है कि बेरोजगार हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसको ओपन खुद ही एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जब लोग ओपनली काम ढूंढ रहे हैं, लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, काम नहीं है। अच्छा, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दैट इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल, दिखती नहीं है, ऑफन फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, मोर पीपल आर एंगेज देन रिक्वायर्ड। भाई जैसे अब किसी खेत में 4 लोगों का काम है और हमने एम्प्लॉयड कर रखे हैं 7 लोग, तो 3 लोग तो फालतू है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। ऐसे लोगों को डिसगाइज अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, क्योंकि वो देखने में तो काम कर रहे हैं, एक्चुअली एंगेज हैं काम में, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, बट दे आर नॉट नीडेड देयर। और एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट इज अकॉर्डिंग टू द वेदर साइकिल, इट इज़ आल्सो फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी मौसम पर डिपेंड करती है, जैसे एग्रीकल्चर में सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीज़न में आपको काम मिल जाता है, लेकिन बाकी साल का जो टाइम है उसमें काम नहीं मिलता, तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो सीज़न के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री? कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स में लोगों को नौकरी दे सकती है, मे पॉइंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन मेक स्कीम लाइक मनरेगा जैसी स्कीम चला सकती है। तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में शुरू हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देंगे हर रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड को। जो अपना नाम रजिस्टर करा देगा बेरोजगारों की लिस्ट में, सरकार उसको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने का वादा करती है 1 साल के अंदर। अगर सरकार 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई तो गवर्नमेंट विल पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एज़ पर 150 रुपीज़ पर डे, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम जारी कर सकती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करवा सकती है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है प्राइवेट एंटरप्राइज को ताकि वो काम करवाएं, लोगों से नौकरी दें उनको, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, पुअर्टी को रिड्यूस करने की क्या सजेशन है? पुअर्टी क्या होती है? देखो, अगर पूछ ले व्हाट इज़ पुअर्टी, तो हम बोलेंगे पुअर्टी एक सिचुएशन है इन विच ए पर्सन कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। भी अगर कोई बंदा अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा, शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग की, देन ही इज़ अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। तो सजेशन टू रिमूव पुअर्टी, पुअर्टी रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं बताओ? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलप किया जाए। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए जाएँ, जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, एजुकेशन में रिफॉर्म किए जाएँ, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। तो ये देखो, ये पहला चैप्टर आपका कवर हो जाता है। इसमें व्हाट इज़ लेबर फोर्स, व्हाट इज़ वर्क फोर्स, रेगुलर वेजेस वर्कर अर्बन एरियाज़ में कैसे काम करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो आप। अब सेकंड चैप्टर शुरू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ए सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज फैसिलिटीज़ विच आर नीडेड या विच एक्ट एज ए सपोर्ट सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं या जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं डेवलपमेंट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड्स, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारी एक्टिविटीज़, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बैंक, इंश्योरेंस, करेंसी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द इकॉनमी। मतलब इकॉनमी की लाइफ लाइन कहते हैं। मतलब सपोज करो कि देश में बिजली नहीं आती,
वहाँ क्या प्रोडक्शन होनी है, लोगों को रोज़गार क्या मिलेगा, अगर किसी देश में अच्छी सड़कें ही नहीं है। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इकोनॉमिक इट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इट थ्री एरिया आर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इनका बिजनेस पे। अगर किसी देश में एनर्जी नहीं है, कोयला नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, वो देश तो तरक्की नहीं कर सकता, वहाँ कोई भी काम धंधा विकसित नहीं होगा। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इट्स फीड आर एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इनकी जो स्कीमें हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब किसी देश में हेल्थ नहीं है, हाउसिंग नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो वहाँ कैसे नौकरियों में काम करने के लिए बंदे मिलेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? अगर देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रिलेशन देखा जाए तो डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन जैसे हैं उनकी प्रोडक्शन वो बढ़ेगी। सपोज करो एक लेबर है, अब मेट्रो चल गई, तो मेट्रो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। अब बिना थकान के आप अपने ऑफिस पहुंच सकते हो। पहले बसों में पसीने में लटक पटक के जाते थे तो थक जाता था बंदा, वहाँ पहुँचते हुए एनर्जी तक नहीं रहती थी बंदे के अंदर, काम क्या करना उसने। अब वही वर्कर जब मेट्रो से अपने ऑफिस पहुँच जाता, साफ़ सुथरा, बिल्कुल नहाया धोया, बिना पसीने के, तो क्या होगा, वो अच्छा काम कर पाएगा यार, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आउटसोर्सिंग बढ़ती है। जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो बाहर के लोग भी वहाँ काम करवाने आ जाते हैं। तो बाहर के लोग कैसे काम करवाने आएंगे जब हमारे देश में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं है, तो बाहर की कंपनियाँ नहीं आएंगी। तो आउटसोर्सिंग तभी बढ़ेगी जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो ये बात समझ लेना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके बिना देश का विकास संभव नहीं है, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फैक्टर प्रोडक्शन की, प्रमोट आउटसोर्सिंग। तो स्टेटस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में? तो अभी भी देखो रूरल एरियाज़ में इंडिया में ना ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, रोड्स अच्छी नहीं है। इंडिया इज स्पेंडिंग ओनली वेरी लेस ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया ना बहुत ही कम अपना जीडीपी पे खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पीपल स्टिल यूजेस बायोफ्यूल्स। आज भी लोग लकड़ी जलाते हैं गाँव में, हमारे देश के अंदर अभी भी गैस नहीं आई है, चूल्हा नहीं आया, सोलर एनर्जी नहीं आई। तो इस तरह से वो हमारे देश का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा हाल है अभी। अच्छा, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है? हेल्थ इज़ ओनली नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इज़ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ के टाइम में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। तो ये बचपन से याद कर रहे हैं कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ को हेल्थ नहीं कहते हैं, बल्कि कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए बंदा, फिज़िकली, मेंटली, सोशली बिल्कुल फिट हो, तब उसको बोलेंगे हेल्दी है वो। तो व्हाट आर द इंडिकेटर और फिगर्स टू चेक द हेल्थ लेवल ऑफ द कंट्री? किसी देश की हेल्थ लेवल चेक करना है तो वहाँ देख लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, कितने बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद एक साल के अंदर अंदर। तो 1000 बॉर्न इन्फेंट में से कितने बच्चे मर जाते हैं 1 ईयर में, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। एक होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, कि बच्चों को जन्म देते हुए माताएं मर जाती हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी बच्चों का मरने की दर है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट माताओं की मरने की दर है। तो ये हेल्थ इंडिकेटर हैं बहुत बड़े। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सी होती है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एस्टिमेट क्या लाइफ है इंडिया के अंदर? इंडिया में लाइफ है 65 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जबकि कनाडा में 8 ईयर्स। अब ये क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लोगों को इलाज मिल जाता है, मरते नहीं है, अच्छे इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं। जबकि इंडिया में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तरह तरह की गंदगी है। अच्छा, न्यूट्रिशनल लेवल भी बहुत बड़ा काम करता है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको अच्छा खाने को मिल रहा है, तो वहाँ एक हेल्थी वर्क फोर्स होगी ना। अच्छा, हेल्थ लेवल ऑफ द कंट्री इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ इन द कंट्री। अब ये 5-6 चीज़ें हैं जिससे हम देश का हेल्थ स्टेटस पता लगा सकते हैं कि वहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी है,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है कि प्रति 1000 पर 1000 वुमेंस जो प्रेग्नेंट हैं वो कितनी औरतें अपने बच्चों को जन्म देते वक्त मर जाती हैं। न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है, हेल्थ लेवल कैसा है देश के अंदर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये सब चीज़ें जो उसी बताती हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी। और व्हाट इज इंक्लूडेड है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो हॉस्पिटल्स, एवरी सिटीजन एक्सेस टू हॉस्पिटल, हर सिटीजन का पहुँच हो हॉस्पिटल तक, डॉक्टर्स तक, नर्सेज तक, अदर बेड एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, हेल्थ सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी कितनी है। अब देखो हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल में भीड़, कोई भर्ती नहीं करता, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे हैं। इससे यानी कि जो है लोग एसेस नहीं कर पाते हेल्थ सर्विसेज को। अब देखो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का क्या रोल है। क्या देखो ओपन मेडिकल कॉलेजेस सरकार फटाफट यानी कि जो है मेडिकल कॉलेजेस खोले और खोले गए हैं, और सरकार फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ स्टेप्स ले सकती है, ड्रग्स मॉनिटरिंग के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है, फ्रॉड मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ एक्शन ले सकती है, बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड करती है पूरा। तो ये तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस के बाद ना क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं कि नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल देखो बहुत बढ़ चुके हैं, हॉस्पिटल नंबर ऑफ़ बेड्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, नंबर ऑफ़ डिस्पेंसरीज बढ़ चुकी हैं। इंडिया 4 डिसीज़ हैं जो टोटली स्मॉल पॉक्स, पोलियो, लेप्रेसी एंड नर्वस डिसीज़, उसकी हम बिल्कुल इरेडिकेट कर सकते हैं, कर चुके हैं इंडिया में से। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में। विदाउट प्राइवेट सेक्टर इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी इमेजिन्ड। प्राइवेट सेक्टर के बिना आज इंडिया का हेल्थ सेक्टर नहीं इमेजिन कर सकते। 70% टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो होते क्या हैं प्राइवेट सेक्टर में, मतलब 100 अगर हॉस्पिटल है तो 70 प्राइवेट है, 40% बेड प्राइवेट है, 60% डिस्पेंसरी प्राइवेट है, 80% ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज आर ट्रीटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। और मेडिकल टूरिज्म भी इंडिया में बढ़ रहा है अब। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, जब लोग बाहर के लोग इलाज कराने आते हैं और यहाँ घूमने का पर्पस भी हो जाता है, इलाज भी हो जाता है, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी तो है ही है, साथ में इलाज सस्ता भी बहुत है, चीप मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या, ISM क्या है, आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, ये 6 मेडिसिन है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको। देयर आर 6 पार्ट ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम, कलेक्टिवली नोन एज आयुष कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आयुष। देखो इसकी फुल फॉर्म है, देखो आयुष। ए से आयुर्वेदा, ये वाई से योगा, यू से यूनानी, और एस से सिद्धा, एक है नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, आयुष। देखो वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में। इंडिया में वुमेंस के खिलाफ क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे देश में ना फीमेल फर्टिसाइड है, मतलब फीमेल फर्टिसाइड का मतलब बच्चा जब पेट में होता है और जब उसको माँ बाप को पता लग जाता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो वो पहले से ही अबॉर्ट करा देते हैं, उसको पैदा ही नहीं होते। ठीक है ना, इसको फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं। मैरिज एट द यंग एज, हमारे देश में इंडिया में यंग एज में छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है, ना वो पढ़ती हैं ना लिखती हैं। अच्छा, हमारे देश के अंदर वुमेन हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नीमिया, खून की कमी का शिकार रहती हैं। तो कई तो लड़कियों को बेचारों को बड़े होते होते कितने कितने अबॉर्शन कराने पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है। GBD क्या है, GBD है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है बाई विच एक्सपर्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु वुड डाई untimely due to particular disease, and also find out how many years people spend incapacitation due to diseases in which they did not do any productive work for the country and depend on the others. तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ ये शो करता है कि टोटल कितने मरीज हैं जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में हैं।
तो इंडिया का ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ 20% है, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग बीमार हैं तो उसमें से 20 इंडिया के हैं, ठीक है ना। और इंडिया के 20 लोग जो इंडिया की सरकार के ऊपर क्या है, बोझ है, ना कि वो काम करते हैं कोई प्रोडक्टिव सेवा में योगदान देते नहीं बल्कि बर्डन बन जाते हैं ऊपर। तो दे सीवियर लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया में, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल ही नहीं है रूरल एरियाज़ में, बेसिक फैसिलिटीज़ एक्सरे ब्लड टेस्ट मशीनें भी तक नहीं है, एसेंशियल मेडिकल पेडियाट्रिक गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट ट्रीटमेंट आर आल्सो नॉट अवेलेबल इन द विलेज, और मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन सफ़र फ्रॉम द एनीमिया। सेक्स रेशो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रही है इंडिया में, इस समय प्रेजेंटली 933 वुमेन्स हैं अगेंस्ट 1000 मेल्स के अगेंस्ट, तो सेक्स रेशो भी कम हो रही है। तो हेल्थ, अच्छा, पुअर पीपल स्पेंड 12% ऑफ देयर इनकम एंड रिच पीपल स्पेंड 2% ऑफ हेल्थ सर्विसेज। गरीब लोग अपनी कमाई का 12% हेल्थ सर्विस पे खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग सिर्फ 2%। अच्छा, क्रिटिकल असेसमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें तो हमारे देश में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ सर्विस का, मतलब हमारे देश में सर्विसेज बिल्कुल कम है, और लैक ऑफ मैन पावर, बंदे नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज़ बहुत जल्दी फैलती हैं, इंडिया अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। लैक ऑफ मैन पावर, अच्छे मैन पावर की कमी है। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, साफ़ सफाई भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश का बड़ा ख़राब है हेल्थ के मामले में। लैक ऑफ मैन पावर है, बंदे नहीं है हॉस्पिटलों में, और हेल्थ सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। 70% लोगों के लिए 30% गाँव मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और 30% लोगों के लिए 70% मेडिकल फैसिलिटीज़ शहरों में। तो देखो ये सेकंड चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। अब थर्ड आता है इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट तो आप सब लोगों का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंट आप बताओ कि डिफाइन एज द ऑल दोज कंडीशन एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, मतलब ऐसे सारी कंडीशंस जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती हैं आसपास वाली। तो इट इज़ द इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट विच प्लांट एंड एनिमल एंड बायोटिक कंपोनेंट विच ट्रीज वाटर एंड एयर, तो सब आते हैं इसके अंदर। फंक्शन क्या है इन्वायरमेंट के? इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, मतलब इन्वायरमेंट से हमें सारे प्रोडक्शन के सोर्स मिलते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स हो गए, वुड, वाटर, सॉयल, सब हमें इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, इन्वायरमेंट में सन, सॉयल, वाटर एंड एयर, ये सारी चीज़ें जैसी हमारे लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट एस्टिमेट वाटर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ क्रिएट वेस्ट, तो ये ठीक कर लेना। एनवायरनमेंट एस्टिमेट वेस्ट, वेस्ट भी सारा एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उड़ा देता है। गर्मी की वजह से सारा कूड़ा सूख जाता है, फिर धूल मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। और वेस्ट को भी एस्टिमेट कर लेता है। एनवायरनमेंट जीवन को सस्टेन इन्वायरमेंट ही कर रहा है। और इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट से ही प्रोडक्शन के रिसोर्सेज आते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इंक्लूड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मस्ट बी लेस देन द रिसोर्स रीजनरेशन, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन। अब देखो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है इन्वायरमेंट की, मतलब हम क्या इन्वायरमेंट को कैरी कर पाएंगे आगे? अच्छा कर पाएंगे अगर हम जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने की हमारी स्पीड है ना, वो रिसोर्स जनरेट करने की स्पीड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा, वेस्ट शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय एनवायरनमेंट, वेस्ट ना एनवायरनमेंट द्वारा एब्जॉर्ब होता है, बस किसके द्वारा? अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पढ़ा था हमने रिसेंटली, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझ आ गया कि अगर हम रिसोर्सेज कम एक्सट्रैक्ट करें और ऐड ज़्यादा करें, वेस्ट को एनवायरनमेंट में ना जाने दें, तो ये तरीके हो सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो एवरेज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ने लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ओइंग टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी है? ओजोन, मीथेन, ये गैसेस पृथ्वी ज़्यादा घेरा डाल देती हैं।
और सूरज की गर्मी को तो आने देती है लेकिन वापस जाने देती है, जैसे पूरी दुनिया का तापमान बदल रहा है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसी डेवलपमेंट जो ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों का ध्यान रखे बल्कि फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को भी पूरा करने में पीछे न हटे। तो ऐसी डेवलपमेंट जो सी होती है ना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऐसी डेवलपमेंट जिससे रियल पर कैपिटा इनकम बढ़े और रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्सेज क्या है भी, अपने नेचुरल सोर्सेज जैसे कोयला पेट्रोल है उसका रैशनल यूज़ करना है, समझदारी से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन की अपनी वांट्स पूरी करने की जो एबिलिटी है ना, कम नहीं होनी चाहिए। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब तब हम मानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। पोल्यूशन ना बढ़े, फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान ना पहुँचे, और रैशनल यूज़ करें अपने एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का, पर कैपिटल इनकम बढ़े, ठीक है ना, सस्टेन लाइफ हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी पूरी हो जाती है, फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत भी पूरी होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन which not only fulfill the need of present generation but also fulfill the need of the coming generation, है ना। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? नॉन एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो, तो ऐसी एनर्जी यूज़ करनी है जो नॉन कन्वेंशनल हो, मतलब जो नई अभी शुरू होनी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल होते हैं। दो तरह के सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होते हैं पुराने समय के, और नॉन कन्वेंशनल नए। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है, रिसाइकलिंग ऑफ द हैजर्डस वेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, पुराने वेस्ट को रिसाइकिल करो, बायोडाइवर्सिटी करो, नई तरह के पौधे उगाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका एनवायरनमेंट के ऊपर चैप्टर है, ये भी बड़ा आसान चैप्टर है, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर आता है इंडिया चाइना का, ठीक है ना। तो क्या है बताओ, चाइना के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, अभी 8वां चैप्टर शुरू हो गया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों ने मिक्स इकॉनमी अपनाई, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी शुरू की, दोनों ने इकोनॉमी रिफॉर्म भी की है। तो दोनों एक्शन, तीनों एक्शन दोनों सरकारों ने मिल के दिए या अपने अपने देश में दिए, लेकिन एक जो देख के इंडिया एंड पाकिस्तान की सिमिलर डेवलपमेंट थी। तो इंडिया पाकिस्तान में स्ट्रेस किस बात का है? राइज इन जीडीपी को लेके स्ट्रेस है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबों को देख के स्ट्रेस है, गरीबों की संख्या कम नहीं हो रही है, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड गेन, ठीक है ना। तो देखो, इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकॉनमी बनाई है, इकोनॉमिक प्लानिंग करी है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए हैं, दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है। और कॉमन मेजर्स सोर्सेज क्या हैं जो शेयर्ड बाय इंडियन पाकिस्तान? जीडीपी राइज अप होता है, पॉवर्टी रिडक्शन होती है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड गेन में, मॉडर्नाइजेशन हो गई है। तो ये कॉमन एक्सेस सक्सेस शेयर्ड बाय द इंडियन पाकिस्तान है, जिसमें दोनों की सक्सेस स्टोरी एक ही है, जीडीपी बढ़ गया है, पॉवर्टी कम हो गई है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन के अंदर दोनों देश, मॉडर्नाइज हो गए। तो री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, मतलब क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि ऐसा क्या हो गया था कि पाकिस्तान में एक बार गरीबी कम हुई फिर बढ़ गई पाकिस्तान में गरीबी, क्यों ऐसा? एक तो भाई एग्रीकल्चर की स्लो ग्रोथ है, फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंट है आज भी पाकिस्तान, इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बची हुई है। तो इस तरह से देखो, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसको रीइमर्ज नहीं होने दिया। वो यही बता रही है कि स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया में ना एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बहुत कम है, फॉरेन लोन पे डिपेंडेंट है इंडिया, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये दोनों देशों का कॉमन फीचर है। चाइना की बात करते हैं। आफ्टर सर्वे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर of the economy, enterprises and land owned and operated by the individual were brought under government control.
तो चाइना ने क्या किया, सब कुछ सरकारी प्राइवेट प्रॉपर्टी से सरकारी कर दिया। और उन्होंने फिर एक ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्कीम चलाई थी 1958 में। और उन्होंने कम्यून बनाया, सारी ज़मीनों को इकट्ठा कर लो, सारी फैक्ट्रियों को इकट्ठा कर लो जी, मिल के हम काम करेंगे। कैंपेन चलाए गए वाज टू ट्रांसफर अगेंस्ट द इकोनॉमी इनटू द मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मकसद यही था कि यार ऐसे कैंपेन चलाए जैसे इंडस्ट्री बढ़े थे लोगों का और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, उत्पादन बढ़ जाए। अच्छा, कल्चरल रिवोल्यूशन भी हुआ, ग्रेट पोलराइजेशन। कल्चरल रिवोल्यूशन वाज introduced between 1956 to 96 in China. It was system under which student and professional were sent to work and learn from the countrysides. तो ये क्या है, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, जिसमें क्या हो रहा है, गांव में भेजा जाता है। चाइना में रिफॉर्म्स किए गए, 97 में ओपन डोर पॉलिसी बना दी। ग्रेट फॉरवर्ड प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस बिटवीन 66 से 97 में चला था, जिसमें भी आओ गांव में पढ़े लिखे लोग, वहाँ देखो गांव का क्या कल्चर है, फिर उसको बदलने की कोशिश करो। तो जब रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना क्या था, इकोनॉमी रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन चाइना इन 1978 में रिफॉर्म किए थे। वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी 1979 में, लेकिन इसके ग्रोथ तो रुक गई पॉपुलेशन की, लेकिन बड़े बुरे परिणाम निकले। क्या बुरे परिणाम निकले कि सारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी होने लग गई। 40 सालों में चाइना को अकल आ गई, बदल दी पॉलिसी। अब सारे बच्चे पैदा होंगे नहीं, नए पुराने बूढ़े हो जाएंगे 40-50 सालों में, तो सारे देश बूढ़ा बनाना है कि फिर सीमाओं पे लड़ेगा कौन। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी करें इंडिया चाइना की, तो जीडीपी ग्रोथ रेट हायर है इन चाइना। अच्छा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में 1991 में आए हैं। अच्छा, फॉरेन ट्रेड, चाइना हैज़ ग्रेट शेयर इन द फॉरेन ट्रेड दैट इंडिया। इंडिया के मामले में चाइना का फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट प्लान इंडिया ने 1951 में लॉन्च किया था, चाइना ने 1953 में, पाकिस्तान में 1956 में। ठीक है, तो ये सारे फीचर देखो चाइना वाले हैं। अच्छा, सैलरी डेमोक्रेटिक इंडिकेटर चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, पॉपुलेशन का फ़र्क है। चाइना हैज़ ए ग्रेट पॉपुलेशन फॉलोड बाय द इंडियन पाकिस्तान। द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान बड़ी कम है। देखो पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इट्स एनुअल ग्रोथ रेट अभी भी बहुत कम है। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहाँ बर्थ रेट बड़ी कम शो की जाती है। तो ये क्वेश्चन है, इसकी वजह से जनता क्या, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है। देखो और क्या फर्क है, देखो पॉपुलेशन का फर्क है। चाइना की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पे है, पाकिस्तान की तो बहुत कम है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, कि अटेम्प्ट ऑल्दो चाइना इज मोस्ट पॉपुलर कंट्री, इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज द लोवेस्ट एज कम्पेयर टू द इंडिया एंड पाकिस्तान। कि जो जीडीपी है पर डे वो इंडिया और पाकिस्तान के कंपेयर किया जाए तो इंडिया का कम है। इसलिए तो हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, बढ़िया टाइम पे कर सकें। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। एक जगह पे ज़्यादा लोग रहते होंगे तब चलेगा। सेक्स रेशो भी सही करनी है, पर 1000 मेल्स फीमेल्स के अगेंस्ट कितनी, यानी कि जो उससे फीमेल्स की संख्या 1000 अगेंस्ट मेल्स के अगेंस्ट। तो मेल चाइल्ड सेक्स रेशो इज़ द लोवेस्ट इन इंडिया। फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होना चाहिए, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना बढ़िया। लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है एज रिजल्ट ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी, फर्टिलिटी रेट चाइना में तो कम हो गई, इंडिया में बढ़ी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन भी चाइना में ज़्यादा है, इंडिया में कम है। तो ये देखो 4 चैप्टर हैं जो मोटे मोटे हमने इस वीडियो में रिव्यू कर दिए हैं। आपको बस स्क्रीन देखते जाना है और कानों में लीड लगा के इस वीडियो को सुनना है। आधे घंटे की वीडियो सिर्फ,
तो आपके 4 चैप्टर मोटे मोटे रिव्यू हो जाएंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें को मोटी मोटी सारी कवर हो जाती हैं। चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी कवर हो गया। रिफॉर्म क्या किए थे, ओपन डोर पॉलिसी बना दी थी 1978 में, वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, इससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर रही, ठीक है ना। तो वन चाइल्ड नॉर्म किसने लगाया था, चाइना ने। पहला फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान इंडिया ने लॉन्च किया था 1951 में, चाइना ने 1953 में, और पाकिस्तान में 1956 में। अच्छा, वन चाइल्ड नॉर्म चाइना में आया था, लो फर्टिलिटी रेट चाइना में, हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन चाइना में, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, इंडिया में, मिक्स इकॉनमी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, जहाँ प्राइवेट सरकारी दोनों चलते हैं। ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर पाकिस्तान में हुई है, सर्विस सेक्टर अच्छी तरह है। सेल्फ रिलायंट है पाकिस्तान, जो आत्मनिर्भर नहीं है, बाहर से खरीदता सब कुछ। सोशलिस्ट इकॉनमी चाइना में, मैक्सिमम परसेंट ऑफ अंडर नरिश पॉपुलेशन कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो देखो सैलिएंट डेमोक्रेटिक इंडिकेटर क्या है चाइना पाकिस्तान के, कि चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय द इंडियन पाकिस्तान, द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इज़ वेरी लेस, ठीक है ना, कि पॉपुलेशन चाइना की पाकिस्तान की बहुत कम है अभी भी, लेकिन फिर भी जगह के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल्दो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इट्स एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इज़ द लोवेस्ट एज़ कम्पेयर टू द इंडियन पाकिस्तान। देखो क्या बता रहा है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन की, वो सबसे लोवेस्ट है इंडिया में, ठीक है ना, नहीं चाइना में सबसे कम है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में चाइना से भी क्या है, ज़्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग रहते हैं, और सेक्स रेशो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फर्टिलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट इज़ लोवेस्ट इन चाइना एज़ कम्पेयर टू इंडिया, फर्टिलिटी रेट भी लोवेस्ट है, सेक्स रेशो भी ठीक ठाक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी चेक करके बतानी है पूरी। अर्बनाइजेशन क्या है, तो अर्बनाइजेशन इज़ हाईएस्ट इन चाइना इज़ फॉलोड बाय द पाकिस्तान, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन चाइना में ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से बाद में पाकिस्तान, फिर इंडिया आता है। तो ये देखो शॉर्ट रिव्यू था चैप्टरों का सारे, ये सारे बच्चे मोटा मोटा पढ़ लेना, एक बार देख लेना, PDF भी भेज देता हूँ। 4 चैप्टर आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। क्विक रिवीजन तो मिल ही जाएगी आधे घंटे में, कोई बुरी बात नहीं है सर कि सारी रिव्यू मिल जाए आपको, ठीक है।